नमस्कार। रोग निदान और चिकित्सा के 42 के लेसन के सेकंड पार्ट ऑफ आरोग्य वर्धिनी में आप सभी का स्वागत। हमने अभी तक देखा कि आरोग्य वर्धिनी रस रक्त मांस धातु के ऊपर कैसे काम करती है। अभी हम देख रहे थे कि आरोग्य वर्धिनी रुक्क विकार के ऊपर कैसे काम करती है। क्या हमने देखा कि रुक्क विकार या रुक्क जो है वो रस रक्त मांस मेद धातु का व्याधि है। उसमें भी वो रक्त मांस और मेद धातु की प्रधान व्याधि है। तो हमने देखा कि मल कैसे बनता है। मल तो अपान वायु के पास में आएगा, लेकिन अगर अपान वायु सही तरीके से काम नहीं करेगा तो वो उस मल को फिर से अपने सिस्टम में मिक्स कर देगा, और सिस्टम में मिक्स करेगा तो यकृत में जाएगा, हृदय में जाएगा। हम कहते हैं कि भाई ये आदमी तो अच्छा था, उसको हार्ट अटैक आ गया। यह आदमी तो अच्छा था, इसको पीलिया हो गया। यह आदमी तो अच्छा था, इसको पांडुता हो गई, इसका आयन कम हो गया, इसको अनेमिया हो गया। अच्छा कोई नहीं होता है, वो सिर्फ अपने शरीर को नजरअंदाज करता। पेट साफ नहीं होना ये सबसे बड़ी बीमारी है। जिसका पेट साफ है वो स्वस्थ है, जिसका पेट साफ नहीं है वो स्वस्थ नहीं है। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि रुक्क के में अगर शोफ उत्पन्न होता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ती है, यूरिक एसिड लेवल अगर बढ़ती है, आम वात है या वात रक्त में अगर यूरिक एसिड लेवल बढ़ती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें अगर यूरिक एसिड लेवल अगर बढ़ती है या यूरिया बढ़ता है, तो वहां पे आपको मेद के ऊपर के जितने धातु है उसको पाचन करना बहुत जरूरी है। रस धातु को पहला पाचन करो 7 दिन, उसके बाद रक्त धातु को पाचन करो 15 दिन, उसके बाद मांस धातु को पाचन करो 21 दिन, और उसके बाद मेद धातु को पाचन करो। या साइड बाय साइड आप पेशेंट की प्रकृति, बल, उम्र, ताकत को देख के आप पाचन कर सकते। अब इसमें पाचन के बाद आपको रसायन का भी इस्तेमाल ध्यान में रखना है, क्योंकि जितना इंटरस्टेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड शरीर के अंदर बढ़ेगा उतना पेशेंट को थकावट आएगी, वो थकेगा, एनर्जी नहीं ना। और अगर जब तक ये पानी बाहर है या बाहर जा रहा है या सेल से लीक हो रहा है, दैट लीकिंग वर्ड इज वेरी गुड, द लीकिंग ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू द एक्स्ट्रासेल्युलर into interstitial space or into peritoneal space, that is shotha. Shotha, it is a disease of a kapha. Kapha has a ashraya shrambandha with a rasa, mausa, meda and shukra. तो जिसको मलावस्तंभ है उसको शुक्र धातु में भी दृष्टि है। तो शुक्र धातु को भी ठीक करने के लिए आपको आरोग्य वर्धिनी ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है। तभी कभी समझो हमने एक्यूट अवस्था के बारे में देखा कि एक्यूट अवस्था में हम आरोग्य वर्धिनी के साथ में चंद्रप्रभा या ताप्यादि लोह का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट रुक्क अवस्था, रुक्क विकृति अवस्था। और क्रोनिक रुक्क विकृति अवस्था में आप पुनर्नवादि कषाय, वरुणादि कषाय, साथ में आप क्षार कल्पों का अपामार्ग क्षार, मूली क्षार, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मूली क्षार प्रामुख्य से यकृत के ऊपर काम करता है और अपामार्ग क्षार नाभि के नीचे के अवयव के ऊपर काम। तो पीसीओडी है वहां पे भी आप अपामार्ग क्षार, हिंगवाष्टक चूर्ण और आरोग्य वर्धिनी वटी दे सकते हैं। या रुक्क विकार है, या रुक्क विकार की क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा है, वहां पुनर्नवादि कषाय या वरुणादि कषाय के साथ में आरोग्य वर्धिनी वटी और अपामार्ग क्षार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हुआ क्रोनिक अवस्था में। एक्यूट अवस्था में क्षार का इसका तुरंत इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, मैं समझता हूं। वहां पे आप ताप्यादि लोह, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्य वर्धिनी वटी, दशमूलादि कषाय या वरुणादि कषाय ऐसे कल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा जाएगा तो आरोग्य वर्धिनी एक सम्यक पित्त स्त्रावक है, वात कफ भूयिष्ठ है, शोथग्न है, मूत्रल है, वातानुलोमक है, सेंद्रिय विषनाशक है, गर्भ विषनाशक। गर्भ विष, जैसे मैंने कहा कि पित्त के ऊपर काम करने वाली है, पित्त को स्त्रावन करने वाली है, रक्त धातु के ऊपर काम करने वाली है, रक्त का मल पित्त है, पित्त का आश्रय संबंध मज्जा वह श्रुत से है, मज्जा का संबंध मन से है, तो मन, मज्जा, पित्त, रक्त, यकृत, आरोग्य वर्धिनी।
तो ऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं जिसमें भ्रम होता है, खाना खाने के समय में भ्रम होना, या अभी तो बहुत मॉडर्न मॉडर्न भ्रम आए हैं कि वो मिसेस का मोबाइल को इस्तेमाल करना, उसको कौन कौन फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये कौन है वो कौन है, जो शंका उत्पन्न होना। साथ में बार बार हाथ धोने की आदत अभी ये कोविड के बाद में होना शुरू हो गया है कि 5-5 मिनट में हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर पीना, या और भी बहुत सारे मानसिक व्याधि वाले जो है वहां हर जगह पे आपको मन के बारे में सोचना है, रक्त के बारे में सोचना। मानस विकार साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी एक आयुर्वेद का ही भाग है, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको लॉट्स ऑफ पेशेंट मिलते हैं, उसमें सिर्फ आपको रक्त और मन के बारे में प्रामुख्य से सोचना है, वो भ्रम को निकालने के लिए। ठीक है। आगे हमने देखा कि हृदय के ऊपर अगर कार्डियोमेगाली का किसी ने मुझे सवाल पूछा था कि हृदय हृदय के ऊपर कार्डियोमेगाली हो जाने के बाद अगर सर्वांग शोथ या पीडल इडिमा आता है तो आप बस्ती दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं, बस्ती तो देना ही है, लेकिन पाचन तो हो। शोधन कर्म करने से पहले पाचन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वही शोधन आम की उत्पत्ति करेगा और उसकी वजह से और श्वास की तकलीफ। इस जगह में वो स्लो हो जाता है, वो पंप करना स्लो हो जाता है, तो वहां पे मांस धातु को प्रेरणा देने वाले द्रव्य जैसे डिजिटालिस है, धतुरा है, जो त्रिभुवन कीर्ति में हम इस्तेमाल करते हैं, और या आप जंगली कांदा होता है, उसमें भी एट्रोफिन है। हाँ, उसकी पाउडर मिलती है, उस पाउडर को आप पानी में डाल के या दूध में डाल के आरोग्यवर्धिनी के साथ में, या उस जंगली ऑनियन का कांदा की पाउडर को दूध में उबाल कर शीरपाक बनाकर आरोग्यवर्धिनी के साथ में अगर देंगे तो भी अच्छा काम करता है। या कभी कभी अगर आपके पास वो नहीं है तो ऐसा एक अनुलोमक द्रव्य शास्त्र में बताया गया है जो हम बच्चों से लेके बूढ़ों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है आरगवत, अमलतास। बराबर। उसको आप अगर दूध में उबाल कर छान कर अगर उसको आरोग्यवर्धिनी के साथ देंगे तो भी मसल्स को ताकत देने में वो काम आती है। अभी कार्डियक मसल थोड़े डिफरेंट है, स्मूथ मसल थोड़े डिफरेंट होते हैं और स्केलेटन मसल्स डिफरेंट होते हैं। मसल्स में भी काम करने वाले द्रव्य अलग अलग है। स्मूथ मसल में काम करने वाला ताप्यादि लोह, नवायस लोह है, ताप्यादि लोह है। कार्डियक मसल के ऊपर काम करने वाला आरगवदवटी है, नवायस लोह है। स्केलेटन मसल के ऊपर काम करने वाला, क्योंकि स्केलेटन मसल्स प्रोड्यूसेस एज अ मल। ठीक है। तो स्केलेटन मसल जो हम बाइसेप बनाते हैं, ट्राइसेप बनाते हैं, ये जो स्केलेटन मसल्स है, ये स्केलेटन मसल्स के ऊपर काम करने वाली वटी में है चित्रकादि वटी, अग्निदीपन करना है, चित्रकादि वटी, चित्रकासो, वरुणादि कषाय, ये सारे स्केलेटन मसल्स के ऊपर काम करने वाले। ठीक है। तो उदय हम मेरे हृदय के बारे में अभी उसमें आपको एक सवाल पूछा गया है, उसमें कहा है कि आरोग्यवर्धिनी लेने से पित्त की, अभी उधर आपको प्रकृति देखनी जरूरी है। प्रकृति अगर पित्त प्रकृति की रहेगी, अगर पित्त प्रकृति की अगर व्यक्ति है उसको अगर आरोग्यवर्धिनी देनी है, देनी अगर बहुत जरूरी है, तो उसके साथ में आपको लघु सुतशेखर या कामदुदा की पित्त शमन की दवाई भी आपको साथ में देनी पड़ेगी, या सुतशेखर या लघु सुतशेखर की दवाई आपको साथ में देनी पड़ेगी, या आपको सोच के देख लेना है। देखो ये जो लेक्चर है ना, आज का लेक्चर, ये आपको मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको प्रकृति और विकृति के बारे में ज्ञान है। किसी पेशेंट को दवाई अगर देनी है तो आपको उस पेशेंट की प्रकृति, विकृति, कोष्ठ, अग्नि, बल, ये पहले आपको समझ के लेना है, फिर उसको दवाई देना है। ठीक है। तो मेदो रोग में मैंने पहले ही कहा कि मेदो रोग अगर है तो आपको आरोग्यवर्धिनी और महामंजिष्ठादि कषाय प्राधान्य से सोचना है। बहुत सारे मेरे वैद्य मेदो रोग में कांचनार गुग्गुड़, कांचनार आदि कषाय इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको रस, रक्त, मांस धातु के ऊपर काम करना है, फिर मेद धातु के ऊपर काम करना है। वो अगर आप कर पाए,
वो अगर आप कर पाए तो ही आपको मेद धातु में फर्क दिखेगा। नहीं तो आप ये द्रव्य अगर इस्तेमाल करेंगे तो 2 या 3 किलो 4 किलो वजन कम होगा, उसके बाद में वजन कम नहीं होगा। ठीक है। आगे जाके हमने देखते हैं कि भाई यकृत सबसे महत्वपूर्ण है। आपको जब भी कभी, अभी इसमें दो व्याधि है। यकृत ये वात पित्त की अवस्था में काम करने वाला ऑर्गन है, और प्लीहा ये वात कफ के अवस्था में काम करने वाली ऑर्गन। तो इसमें अगर बाधा होगी, जैसे कि कफ प्रकृति वाला आदमी को कफ की बीमारी हुई तो वो सहज साध्य है, सुख साध्य है। वैसे ही यकृत जो वात पित्त की अवस्था में काम करने वाला, मेटाबॉलिज्म की अवस्था में काम करने वाला ऑर्गन है, उसको अगर बाधा होगी तो मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स की बाधा होगी जो सहज साध्य है। उसको प्रॉब्लम तब होगा जब उसको कफ की बाधा होगी। वो कृच्छ साध्य और कष्ट साध्य में तभी जाएगा जब उसको कफ की बाधा होगी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, उसमें एब्जॉर्प्शन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, विटामिन B12 में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, फॉलिक एसिड में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, या और भी जो कोई रक्त को निर्मित के लिए आवश्यक जो घटक द्रव्य है उसके फॉर्मेशन में अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन आया, आहार रस के एब्जॉर्प्शन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो जहां जहां पे अवरोध होगा वहां यकृत को बाधा होगी, जो बाधा आगे जाके कष्ट साध्य या असाध्य तक जाए। तो प्लीहा में अगर बाधा होगी तो उसको कफ की, प्लीहा को अगर बाधा होगी तो उसको कफ की बाधा होगी जो सहज साध्य है। प्लीहा को बाधा हुई तो ज्वर होगा, अग्निमांद्य होगा। ठीक है, क्योंकि प्लीहा रुद्धि ज्वर में होगा है, प्लीहा रुद्धि वात रुद्धि, प्लीहा रुद्धि मेदशय में होगा, क्योंकि मेदशय हुआ तो वात रुद्धि होगी, वात रुद्धि हुआ तो शोफ होगा, शोफ होगा तो प्लीहा रुद्धि होगी। तो ये सारी बीमारियां कफ के, तो प्लीहा को कष्ट साध्यता कब होगी? जब उसको पित्त की बाधा हो। मतलब वो त्रिदोषात्मक व्याधि होगी। वात कफ की वजह से तो वो काम कर रहा है, यकृत वात पित्त की वजह से तो काम कर रहा है। बाधा तब होगी जब वो त्रिदोषात्मक में जाएगा, वो याप्य में जाएगा, सान्निपातिक में जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जब मेदो रोग के पेशेंट जब आपके पास आते हैं, तब आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से देख लेना है कि वो मेद की वृद्धि ऊपर से नीचे तक बढ़ रही है, रस की वृद्धि है, मांस की वृद्धि है, रक्त की वृद्धि है। अभी रक्त की वृद्धि होगी तो शिरा शैथिल्यता होगी, शिरा पूर्णत्वा होगी, वेरिकोज वेन दिखाई देगा। रस की वृद्धि होगी तो आलस्य आएगा, अंग मर्द आएगा, अश्रद्धा आएगी, अरुचि आएगा, अंग गौरवता आएगा, वलय आएगा, पलितानी आएगा, क्लैब्यता आएगा। ये सारे लक्षण आएंगे रस व दृष्टि के। तो आपको वो व्याधि के स्रोतो दृष्टि के लक्षण मालूम होना बहुत जरूरी। रसक्षय वृद्धि जाने दो, वो तो है ही, लेकिन उस व्याधि के स्रोतस की जो, मतलब स्रोतस माने कहां से कहां तक मर्यादा, उसमें बाधा होगी तो वो लक्षण आपको ध्यान में रहना जरूरी। तो मेदो व स्रोत दृष्टि में आपको मेदो रुद्धि और जो जो कोई लक्षण बताए गए हैं, तो उसके में आपको आरोग्य वर्धिनी वटी ड्रग ऑफ चॉइस, साथ में उस दुष्ट पृथ्वी महाभूत और कफ महाभूत की जटिलता से बंधा हुआ रस कल्प का रस सिंदूर कल्प और बाउची चूर्ण, इससे वो रक्त धातु के काम कर रहा है। या आप महामंजिष्टादि कषाय, महामंजिष्टादि कषाय, आरोग्यवर्धिनी वटी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे जाके मेनली यकृत में बाधा होने वाला ऑर्गन है ब्लड प्रेशर। जो गर्भिणी में भी अभी मेरे को सवाल पूछे जाते हैं कि सर आरोग्यवर्धिनी हम गर्भिणी को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि चित्रक है, कुटकी है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली उसको जो भावना दी गई है वो नीम छाल के रस की भावना दी गई है। ठीक है, तो ये जगह पे हमें वो इस्तेमाल नहीं करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली फिर सर बोलते हैं सर ये गर्भिणी को ना पेट भी साफ नहीं हो रहा, मलावस्तंभ भी है, उसका बीपी सिस्टोलिक भी बढ़ रहा है। अभी बीपी भी आप नाड़ी से देख सकते हैं। सिस्टोलिक वाला नाड़ी का वॉल्यूम अलग होता है, डायस्टोलिक वाला नाड़ी का वॉल्यूम अलग होता है, जो सुपरफिशियली देखा जाता है और डीप में देखा जाता है।
तो ऐसे नाड़ी दर्शन में आपको समझ में आता है गर्भिणी का चाप कितना है या नॉर्मल आदमी का चाप कितना है। तो वहां पे भी अपान वायु व्यान वायु को प्रेरित कर रहा है कि तू जोर से भाग, क्योंकि अपान वायु ने, अपान वायु जो अनुलोम गति अपान की है वो उदावर्त हो गया और उसकी वजह से चाप हो गया या ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तभी आप मुझे बताओ कि अगर मुझे गर्भिणी अवस्था में या नॉर्मल व्यक्ति जिसको यकृत की बाधा की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो मैं किसको ठीक करूं, यकृत को या अपान? मैं इसको ठीक करूं, अपान वायु को अनुलोमन करूं या व्यान वायु को और यकृत के ऊपर ट्रीटमेंट दूं? तो ट्रीटमेंट है अपान वायु। आपको अपान वायु को अनुलोमित करना पड़ेगा। सर अभी तो पेशेंट का बीपी 220 है, 220/120 है, 240/140 है, अभी क्या दूं? तुरंत तुरंत उसको कामदुदा की 4 गोलियां, आरगवत कपिलावटी तुरंत दो, और आरोग्यवर्धिनी की 2 गोलियां। जैसे ये गोलियां दी, बराबर 12 मिनट के बाद पेशेंट को लूज मोशन होगा। क्या होगा? लूज मोशन। लूज मोशन से जो बचा हुआ मल वहां पे है, बचा हुआ जो सुबह बाहर जाना चाहिए था, जो नहीं गया, जो अपान की वजह से, अपान के रुक्षता की वजह से, अपान के अवरोध की वजह से वहां पे रुक गया, जिसके कारण व्यान वायु को ताकत मिली ऊपर जाने की और जाने की। अपान वायु लूज हो गया तो बेस ही लूज हो गया। बेस जंप करने के लिए बेस परफेक्ट होना चाहिए। अगर बेस बह रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो व्यान वायु जंप नहीं करेगा, व्यान वायु अपना मार्ग से चलता रहेगा। लेकिन अपान वायु का अवरोध हुआ तो व्यान वायु उसके घर में जाके ताकत लेके जंप कर रहा। तो आरगवदवटी, तो गर्भिणी भी हो तो उसको आरगवदवटी दो, या अमलतास का जो चूर्ण है उस अमलतास के चूर्ण को दूध में उबालो, छानो और दो। अभी आपको सिर्फ अमलतास नहीं देना है तो मनुका लो, पद्मकाष्ठ लो, त्रिफला लो, मुस्ता लो, फलत्रिकादि कषाय में अमलतास डाल के दो। नॉर्मल देखो, बीपी 2 प्रकार से होता है। एक एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म की वजह से बीपी बढ़ेगा और एक यकृत की मैकेनिज्म की वजह से बीपी बढ़ेगा। यानी कि एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म माने रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म रुक्क की वजह से होता है, तो यहाँ पे रुक्क, यहाँ पे यकृत। लेकिन उधर भी उस रुक्क को ताकत देने वाला यकृत ही है। उधर भी उस रुक्क को ताकत देने वाला कौन है? यकृत। और इधर तो यकृत को ताकत देने वाला अपान वायु, और उधर उस रुक्क को ताकत देने वाला धातु अग्नि मांद्य यानी समान वायु। ये ठीक कर जरूर। अभी ग्रहणी की वजह से, ग्रहणी ये मज्जाधरा, ग्रहणी जो है मज्जाधरा कला में आने वाला है, ठीक है। ग्रहणी में बाधा हुई तो रक्त में बाधा हुई, रक्त में बाधा हुई तो मन में बाधा हुई, मनोवह स्रोत। तो संग्रहणी में बार बार मोशन को जाने की इच्छा होना, और हर बार कभी कम कभी ज्यादा मात्रा में मोशन होना। अभी इधर भी मल का कंट्रोल नहीं है, इधर भी अपान वायु की दृष्टि है। संग्रहणी में भी बीपी बढ़ता है, उधर भी आपको थोड़ा एक ध्यान में, संग्रहणी, ग्रहणी की जो, ग्रहणी की जो अंत कला है वहां पे वो मल चिपका हुआ है, चिपका हुआ है, चिपका हुआ। आरोग्यवत भी दिया तो ऐसा ही निकल जाता, कुटकी दिया तो थोड़ा सा निकलता है लेकिन ताकत बहुत कम हो जाती है। इच्छा वेदी, अरे बाप रे बाप रे, ऐसे कोई कल्पों का इस्तेमाल अगर करेंगे
तो वो अंतकला तो निचोड़ी जाएगी, जिससे पेशेंट को पेट में दर्द और कभी कभी अल्सर कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी हो जाती है, इच्छा भेदी की वजह से, ग्रहणी में देने की वजह से। इसलिए हम पहले स्नेहपान देते हैं कि थोड़ा स्मूथनेस आए, फिर हम इच्छा भेदी दें। तो क्या करेंगे, संग्रहणी में मल नहीं निकल रहा है, क्षार, क्योंकि जहां जहां अवरोध है वहां वहां प्लीहा रुद्धि है। तो प्लीहा रुद्धि को कम करने में ज्वर में अलग क्षार है, ग्रहणी में अलग क्षार है। विग्रहणी ना नीचे है ना ऊपर है, बीच में है। तो यहाँ यवक्षार नाम का क्षार इस्तेमाल होता है, जो यवक्षार आरोग्यवर्धिनी के वटी के साथ में अगर दिया जाए तो वो वहां पे जाके एक गर्माहट उत्पन्न करेगा, और वो उस अंतकला को तकलीफ नहीं देगा, लेकिन मल को बाहर निकालेगा। यवक्षार युक्त शिवाक्षार चूर्ण मिलता है बाजार में, या यवक्षार युक्त शंखवटी मिलती है बाजार में, महाशंखवटी। दो दो गोली दे सकते हैं। अभी आप बोलेंगे सर बीपी बढ़ रहा है, शंखवटी में नमक है, वो नमक से बीपी और बढ़ेगा। दिस इज क्षार। ये क्षार से बीपी नहीं बढ़ता, उल्टा मल का रेचन होगा, उससे बीपी कम होगा। तो इसमें पित्त प्रकृति का अगर पेशेंट रहेगा, रहता ही है, पित्त बीच बीच में आता ही है, तो वहां पे आपको आरोग्यवर्धिनी यवक्षार, उसके साथ में फलत्रिकादि कषाय के साथ में या वरुणादि कषाय या अल्कलाइजर का इस्तेमाल करना पड़े। यानी कि क्या बोलते हैं, कदली कंद क्षार बोलते हैं, एक कदली कंद क्षार नाम का क्षार मिलता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसका एक जूस भी मिलता है, उसको आप साथ में दे सकते हैं, या आप उशिरासव में यवक्षार मिक्स करके भी दे सकते हैं। ठीक है। अभी मोस्ट प्रोबेबली कामला के बारे में हमने बात किया ही, कि कामला में हम आरोग्यवर्धिनी वटी और मूलिक क्षार का इस्तेमाल करते हैं। कामला में मूलिक क्षार यकृत के ऊपर का जो अवरोध है उसको दूर करने के लिए, तो वो क्षार, ये मूलिक क्षार, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रकला रस, ठीक है, फलत्रिकादि कषाय और गंधर्व हरितकी, इसका इस्तेमाल हम कामला व्याधि में मोस्ट प्रोबेबली करते हैं। बाद में आपको पेशेंट को अवस्था को देख के रेचन देना है, बस्ती देना है, या आपको अपने हिसाब से पेशेंट को देना है। ठीक है। अभी बहुत बार आपके पास अभी नॉर्मली ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या गैस्ट्राइटिस है, या इसोफेगाइटिस है, एवरी आइटिस और अपेंडिसाइटिस है। एवरी आइटिस इट इज बिकॉज ऑफ पित्ता, इट इज अ गुल्मा। ठीक है। इट इज अ वात पित्त प्रधान डिसीज, क्रिएटिंग गुल्मा। ठीक है। गुल्मा मीन्स वायु। ठीक है। अभी समझो इसोफेगाइटिस है, वहां पे तीखा खाया तो वहां पे उसको जलन होगा, जलन से बुड़बुड़, हवे का ऐसा बुड़बुड़ा आएगा, उसको डकारे आती रहेगी, डकारे आती रहेगी, दिन भर डकारे चालू रहे। अगर उसको गैस्ट्राइटिस है या डिओडिनाइटिस है, तो उसने खाना जैसे ही खाया उसको दर्द चालू हुआ, या खाना खाने के बाद अगर खाया तो भी उसको दर्द शुरू होगा। तो खाना खाने के तुरंत अगर दर्द होता है तो गैस्ट्राइटिस है, और खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर उसको दर्द होता है तो डिओडिनाइटिस है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद अगर उसको वोमिटिंग होती है या पेट में दर्द होता है तो वो अपेंडिसाइटिस है। खाना खाने के, अभी जो मल जो निकल रहा है बाहर, बस्ती हम सोलंकी सर दे सकते हैं, लेकिन पहले पाचन देंगे फिर बस्ती देंगे। तो मल से अगर फेन युक्त मल अगर निकल रहा है, फेन सफेद ऐसा मल निकल रहा है, तो वह कफ युक्त मल है। मल मगर
कमोड़ को मल चिपका हुआ है तो ये आमज मल है, तो वहां आम पाचन आपको देना है, वहां पे भी आप आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के जमाने में आरोग्यवर्धिनी सच्ची में आरोग्य को वर्धन करने वाली वटी है। सिर्फ आपको सोच समझ के आपको इस वटी का इस्तेमाल करना है। आपको सर ये जो है ना सोलंकी सर, ये के आप जो सवाल पूछा है वो केस के ऊपर डिपेंड है। बस्ती कौन सी देनी है वो केस के ऊपर डिपेंड है। तो हमें केस प्रेजेंटेशन करके उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। नॉर्मली हम अनुलोमन के लिए धानवंतर तेल, बला तेल का इस्तेमाल करते हैं वात पित्तज अवस्था में, या चंदन बला का इस्तेमाल करते हैं वात पित्तज अवस्था में। वात कफज अवस्था में बस्ती के लिए सहचरादि तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारायण तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जात्यादि तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यू प्रेजेंट अ केस, डोंट नो प्रॉब्लम। ये आप ग्रुप तो बना ही है, वो ग्रुप में आप केस डाल दो, सिम्टम्स डाल दो, उसके ऊपर हमें बात करेंगे। So I think I have covered what I want to tell you about Arogyavardhini Vati. So whatever your question is there, you should ask in a group. I can try to, मैं ट्राई करूंगा उसको जवाब देने का, या कुछ नया केस रहेगा तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। दिस सेशन इज जस्ट टू, दिस इज माय रोग निदान वर्कशॉप, हमारा 6 महीने का रहता है। उसमें से ये जो आरोग्यवर्धिनी का आज का जो सेशन था, ये आपके लिए, सभी वैद्यों के लिए मैंने रखा था कि भाई कुछ गलत रहेगा तो आप बता दीजिए, कुछ अच्छा है तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोगों ये आरोग्यवर्धिनी के सेशन में आप ज्वाइन हुए। और और भी कुछ पॉइंट अगर आपको लगते हैं कि आरोग्यवर्धिनी सर हमने यहाँ पे भी इस्तेमाल की थी, हमने वहां पे भी इस्तेमाल की थी, तो देखो कफा अवस्था में फुफ्फुस की अवस्था एक रह गई। तो कफा अवस्था फुफ्फुस की अगर अवस्था है, तो अगर यानी लंग्स डिसऑर्डर्स है, निमोनियाटिस है, या जो कफ है, वेट कफ है, वहां पे भी आरोग्यवर्धिनी वटी रस सिंदूर कल्प के साथ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे भी आरोग्यवर्धिनी वटी रस सिंदूर कल्प के साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कफा अवस्था है। यस, व्हाई इट इज यूज प्रिकॉशनरी इन पित्त प्रकृति? अरे क्योंकि वो कुटकी और चित्रक, ये जो द्रव्य है वो किसी किसी पेशेंट में वो देते ही पेशेंट को जुलाब ज्यादा। अभी इसमें भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है कि कोई आरोग्यवर्धिनी 125 मिलीग्राम की है, कोई आरोग्यवर्धिनी 255 मिलीग्राम की है, कोई आरोग्यवर्धिनी 500 मिलीग्राम की है। लेकिन पित्त प्रकृति को संभाल के ही आपको इस्तेमाल करना है कि भाई अगर अवरोध है, मलावस्तंभ है, तो पित्त प्रकृति होके भी आप दे सकते हैं, लेकिन मलावस्तंभ निकल गया तो बंद कर दो, उसको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल मत करो। ठीक है, मलावस्तंभ निकल गया, अवरोध निकल गया, तो फिर उसको डाइट पे, खान पान पे रखो। ठीक है, एक्सरसाइज के ऊपर रखो। ठीक है, खाना खाने, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि टाइम पे खाना खाना, 12 और 7 ये टाइम पे अगर आप खाना खाते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो यू आर ऑन द डोर ऑफ द तकलीफ। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि अगर कफा अवस्था है, निमोनाइटिस की अवस्था है, तो आरोग्यवर्धिनी रस सिंधु सीतोपलादि चूर्ण, ऐसे कल्पों का अभ्रक भस्म, सीतोपलादि चूर्ण, गोदंती, ऐसे कल्पों का श्रृंग भस्म, ऐसे कल्पों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ड्राई कफ है तो वहां पे आरोग्यवर्धिनी का काम ही नहीं है। तो ड्राई कफ में आप मोस्टली ज्येष्ठ मदादि कषाय, ड्राई कफ माने वात पित्तज कफ, वात पित्त ज्वर, वात पित्त कास, वात पित्त श्वास, श्वास में भी ड्राई कफ है, कास में भी ड्राई कफ है, ज्वर में भी ड्राई कफ होता है वात पित्तज की अवस्था में। तो वहां पे अमृतादि कषायम सर का एक एकदम कषायम जैसा एक सुंदर कल्प बताया गया है भेषज रत्नावली ज्वर व्याधि में, वात पित्तज अवस्था में अमृतादि कषायम या बृहत अमृतादि कषाय। ठीक है, अब वो अवस्था, वो अमृतादि कषायम भी यकृत के ऊपर काम करता है, जो आपके जिसकी फलश्रुति में लिखा हुआ है कि ये श्वास कास यकृत विकार के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो अमृतादि कषाय का इस्तेमाल, प्लेन सीतोपलादि चूर्ण ऐसा चाटन अगर देते हैं
गोदंती और प्रवाल पिष्टी और गुड़वेल सत्व के साथ में, श्रृंग भस्म नहीं, श्रृंग भस्म नहीं, क्योंकि श्रृंग भस्म सिर्फ और सिर्फ कफावस्था में देते। तो बच्चा अगर एक दिन का भी बच्चा है, उसको ड्राई कफ है, तो उधर भी आप अमृतादि कषाय को ड्रॉपर से दे सकते हैं, या 5 साल का, 10 साल का या बड़ा आदमी भी है तो उधर भी हम 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml की मात्रा तक एज पर द एज एंड बल एंड वेट भी हम दे सकते हैं। हमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं, हमें हमारे पास समीर पन्नग, रस सिंदूर, मल्ल सिंदूर, हेमगर्भ पोटली रस, सुवर्ण भस्म, सुवर्ण मालिनी भस्म, ऐसे हमारे पास एंटीबायोटिक है जिसको हमें आरोग्यवर्धी। एवरी रस कल्प इज एंटीबायोटिक। सुधशेखर एंटीबायोटिक है, आरोग्यवर्धिनी एंटीबायोटिक है, एवरी रसकल्प एंटीबायोटिक है। तो उसका इस्तेमाल हमें कम मात्रा में, कम दिन के लिए और इफेक्टिव करना है, जिससे हमारा काम भी हो और पेशेंट जल्दी ठीक भी हो। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मेरा नेक्स्ट वर्कशॉप जो है वो एक तो अभी ये 21 तारीख से प्रमेह का वर्कशॉप मेरा शुरू होने वाला है, 4 दिन का। और दूसरा मेरा वर्कशॉप जो है वो 30 तारीख से नाड़ी विज्ञान का 6 दिन का वर्कशॉप है। उसमें टोटल नाड़ी के बारे में आपको पूरी जानकारी विद प्रैक्टिकल अप्रोच बताया जाएगा। दोनों वर्कशॉप के डिटेल में आपको ग्रुप में भेज देता हूं। और साथ में आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में कोई रिसर्च पेपर या किसी ने कोई और बीमारी, जो जो बीमारी हमने बात किया, कुष्ठ, अग्निमांद्य, क्लैब्यता, यकृत विकार, हृदय विकार, मेदो विकार और रुक्क विकार, कामला, ग्रहणी, इसके अलावा या मानस विकार, इसके अलावा और कहाँ पे अगर आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल हुआ है या कुछ अलग तरीके से अगर इसका इस्तेमाल अगर आपने देखा है तो आप ग्रुप में जरूर डालिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। आप सभी लोग ग्रुप में तो है ही, कुछ सवाल रहेंगे तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यस, थैंक यू स्वाति, थैंक यू इजार अहमद, शशिपाल सोलंकी सर, किशान, चंद्रकला, स्वप्निल, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और कल्प के साथ नेक्स्ट मंथ में बहुत जल्दी। तो नेक्स्ट जो वर्कशॉप है प्रमेह का और नाड़ी विज्ञान का, जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा।